इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के अतीत से वर्तमान के अध्याय 7 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 3 है तुर्क अफगान शासन, जिसका पहला प्रश्न है गंगा यमुना का दोआब किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा गंगा यमुना के बीच की भूमि को गंगा यमुना का दोआब कहा गया है। 2 नंबर प्रश्न है बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी। तो इसका उत्तर होगा बर्नी ने सुल्तान की आलोचना इसलिए की थी क्योंकि सुल्तान निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च पदों पर आसीन करने लगा था। बर्नी का ख्याल था कि निम्न वर्ग के लोग उच्च पदों पर रहकर अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकते। 3 नंबर प्रश्न है अमीर के रूप में किस वर्ग के लोग शामिल थे। तो इसका उत्तर होगा दिल्ली सल्तनत के विस्तार के कारण सुल्तान को कुछ नए अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ा। इसके लिए सुल्तानों ने सूबेदार, सेनापति और प्रशासक नियुक्त किए। इन्हीं तीनों को अमीर कहा गया। 4 नंबर प्रश्न है टका क्या था उस समय का एक मन आज के कितने वजन के बराबर था। तो इसका उत्तर होगा 1 टका आज के चांदी के 1 रुपए के बराबर था। 1 टका में 48 जितल होता था। उस समय का एक मन आज के 15 किलो वजन के बराबर था। 5 नंबर प्रश्न है आप विचार करें कि अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था से जनसाधारण को क्या लाभ हुआ। तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था से जन साधारण को यह लाभ हुआ कि उन्हें उचित मूल्य पर सस्ती वस्तुएं मिलने लगी। 6 नंबर प्रश्न है दिल्ली से दौलताबाद जाने में लोगों को किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ा था। इसका उत्तर होगा दिल्ली से दौलताबाद जाने में लोगों को रणथंभौर, मांड तथा चित्तौड़ क्षेत्र होकर जाना पड़ा होगा। सबसे अधिक कठिनाई चंबल नदी पार करने में हुई होगी। 7 नंबर प्रश्न है आपके अनुसार राजधानी परिवर्तन का कौन सा कारण उपयुक्त होगा। इसका उत्तर होगा मेरे अनुसार राजधानी परिवर्तन का कोई भी कारण उपयुक्त नहीं होगा। यदि कुछ कारण था भी तो वह मात्र सुल्तान का वहम था और उसका सनकी मिजाज। 8 नंबर प्रश्न है राजधानी परिवर्तन के दौरान नागरिकों को किस प्रकार के कष्ट हुए होंगे। तो इसका उत्तर होगा राजधानी परिवर्तन के दौरान नागरिकों को अनेक प्रकार के कष्ट हुए होंगे। पैदल चलते चलते उनके पैरों में फोड़ा हो गया होगा। रास्ते में खाने पीने की भी असुविधा हुई होगी। अनजान राह में उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि कहाँ पानी मिलेगा और कहाँ रात बिताना अच्छा होगा। 9 नंबर प्रश्न है आप वर्तमान समय में प्रचलित सांकेतिक मुद्रा के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो इसका उत्तर होगा वर्तमान समय में अंग्रेजों के ज़माने से ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो गया था। अंग्रेज के 1 रुपए के सिक्का का वजन 1 तोला होता था और 1 तोला चांदी का मूल्य बाजार में 3 आना था। कागज के नोट का मूल्य तो 1 पैसा भी नहीं है। आज के सभी सिक्के सांकेतिक है, चाहे वह धातुई हो या कागजी मुद्रा। 10 नंबर प्रश्न है कृषि सुधार एक सरकारी दायित्व है। यह बात महमूद तुगलक के समय में उभर कर सामने आई है। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा किसानों को कृषि के विकास एवं सुधार के लिए क्या सहायता दी जाती है। तो इसका उत्तर होगा वर्तमान राज्य सरकारें कृषि के विकास एवं सुधार के लिए बहुत कुछ कर रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक नहरें खोदी गई। इतनी अधिक नहरें खोदी गई कि देश में नहरों का जाल बिछ गया। कृषि यंत्र खरीद पर भी सरकार कुछ सहायता राशि भी देती है। अच्छे बीज और अच्छी खाद किसानों को मुहैया कराए जा रहे हैं। खेती मारी जाने की अवस्था में किसानों को कुछ भरपाई हो सके, इसके लिए कृषि बीमा की प्रथा चलाई गई है। 11 नंबर प्रश्न है सल्तनत काल में साधारण किसान एवं धनी किसान में आप क्या अंतर देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा सल्तनत काल में कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास भूमि के बड़े बड़े टुकड़े थे। ये धनी होते थे और इनको खूत मुकदमा एवं चौधरी कहलाते थे। छोटे किसान के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते थे और ये प्रायः गरीब हुआ करते थे। इन्हें बलहर किसान कहा जाता था और समाज में इसको निम्न स्थान प्राप्त था। बहुत लोग भूमिहीन भी थे जो बड़े किसानों के खेत में मजदूरी करते थे। अभ्यास के प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न है दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई। तो इसका उत्तर होगा दिल्ली की स्थापना 950 में तोमर राजवंश के काल में हुई, लेकिन 12वीं सदी में अजमेर के शासक चौहानों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 2 नंबर प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के समय किस गुलाम सेनानायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में तुर्क राज के विस्तार के लिए अपने एक गुलाम मालिक
काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। उसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरई पर विजय प्राप्त कर दक्षिण के एक बड़े भाग पर सल्तनत राज के अधीन कर लिया। लेकिन खिलजी ने उन राज्यों पर अधिकार न कर उनसे सालाना कर देने के करार पर उनके राज्य लौटा दिए। 3 नंबर प्रश्न है, मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? तो इसका उत्तर होगा मूल्य नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। इससे उसका उद्देश्य था कि किसानों को उनकी उपज की उचित मूल्य मिल सके और आम जनता से भी कोई अधिक मूल्य नहीं वसूल सके। 4 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। 5 नंबर प्रश्न है, मिलान करें। क में है प्रारंभिक तुर्क वंश, तो इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ख में है खिलजी वंश, तो इसका हो जाएगा जलालुद्दीन। ग में है तुगलक वंश, तो इसका होगा गयासुद्दीन। और घ में है सैयद वंश, तो इसका हो जाएगा खिज खां। और ग में है लोदी वंश, तो इसका हो जाएगा बहलोल। आइए समझे का 6 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अख्तरदारी व्यवस्था पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर होगा दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को विभिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया। इन इलाकों को अख्ता कहा जाता था और अख्ता के अधिकारी मुफ्ती या वली कहे जाते थे। इनका दायित्व था कि अपने अख्ता क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। कभी आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद भी देंगे। इसके लिए घुड़सवार सिपाही रखने पड़ते थे। भूमि कर की वसूली भी वही ही करते थे। वसूली का कुछ भाग अपने स्वयं रख लेने की छूट थी ताकि सैनिकों को वेतन दिया जा सके। 7 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का वर्णन करें और यह बता दें कि किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव था। तो इसका उत्तर होगा सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का अपना तरीका था। गांव के बड़े और धनी किसान जिन्हें खुर्द मुकदमा और चौधरी कहते थे, राज की ओर से लगान वसूला करते थे। लगान अर्थात भूमि कर को खराज कहा जाता था। खराज की मात्रा भूमि पर उपजाने वाले अनाज का एक हिस्सा होता था। खराज में वसूला गया अनाज सरकारी गोदाम में रखा जाता था। इस सेवा के बदले खुद मुकदमा और चौधरी को खराज का एक हिस्सा मिलता था। ये लोग छोटे किसानों को दबाते भी थे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस ग्रामीणों को हटाकर लगान या खराज वसूलने का काम सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया। 8 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची बनाएं और उसके कार्यों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर होगा दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची और उसके नाम निम्न थे। अधिकारी और उसका काम, तो पहला है सूबेदार। तो सूबेदार का काम क्या है? सूबे का मुख्य अधिकारी। दूसरा है सेनापति। सेनापति का काम होगा सेना पर नियंत्रण रखना। तीसरा है प्रशासन। तो प्रशासन का काम क्या होगा? प्रशासनिक के कार्य को देखना। चौथा है वजीर। तो वजीर का काम हो जाएगा वित्त विभाग का प्रधान। पांचवा है आरिजे ममालिक। तो आरिजे ममालिक का काम क्या हो जाएगा? सुल्तान की सेना का प्रधान। छठा है वकील ए दर। वकील ए दर का काम हो जाएगा राज परिवार की देखभाल करना। सातवां है काजी। तो काजी का काम क्या हो जाएगा? न्याय करना, मुख्य न्यायाधीश। है दीवान ए ईसा। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? राजकीय फरमान जारी करना। 9वां है वरीद ए मुमालिक। तो इसका काम क्या हो जाएगा? गुप्त सूचना एकत्र करना, गुप्तचर। 10वां है मुफ्ती या वली। तो इसका काम हो जाएगा अख्ता में शांति व्यवस्था बनाए रखना। और 11 में है आमिल। तो आमिल का हो जाएगा वसूले गए राजस्व का हिसाब रखना। 9 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों को खरीफ एवं रबी फसलों में बांटकर समझाएं। तो इसका उत्तर होगा सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों की खरीफ एवं रबी फसल निम्नलिखित थे। खरीफ धान, ज्वार, बाजरा, तिल, कपास। रबी गेहूं, जौ, उड़द, मूंग, मसूर, गन्ना और अरहर खरीफ और रबी दोनों में आते हैं क्योंकि ये एक साल का समय ले लेते हैं। अंगूर अस्थायी फसल है। आइए विचार करें का 10 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण पर प्रकाश डालते हुए विचार करें कि क्या वर्तमान समय में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री की कोई योजना कार्य कर रही है। तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण इसलिए लागू किया ताकि प्रजा को उचित मूल्य पर वस्तुएं मिल सकें। सुल्तान ने खदानों से लेकर वस्त्र तथा दास दासियों और मवेशियों तक के मूल्य निश्चित कर दिए थे। दास दासियों और घोड़ों के भी बाजार लगते थे। मेरे विचार से वर्तमान समय में सरकारें भी मूल्य निश्चित कर देती है। अनाजों के खरीद के लिए न्यूनतम मूल्य निश्चित कर देती है।
यदि कोई खरीदे न खरीदे, सरकार उस मूल्य पर स्वयं अनाज खरीद लेती है और अपने गोदाम में रखती है। उन अनाजों को वह सरकारी राशन की दुकान से बिकवाती है कि राशन, पेट्रोल और डीजल का मूल्य भी सरकार ही निश्चित करती है। दुकानों पर अधिकांश सामानों पर मूल्य अंकित रहते हैं। दवाओं पर तो खासतौर पर दाम अंकित रहता ही है। दास दासी की बिक्री आज अपराध माना जाता है। पशुओं के मूल्य सरकार निश्चित नहीं करती। 11 नंबर प्रश्न है, सल्तनत कालीन किसानों एवं आज के किसानों में आप क्या समानता और असमानता देखते हैं? तो इसका उत्तर होगा, सल्तनत कालीन किसानों एवं आज के किसानों में हम यह अंतर देखते हैं कि सल्तनत कालीन किसान उपज का एक निश्चित भाग अनाज का लगान में दे देते थे। वही आज के किसान एक निश्चित रकम नगद लगाने में देते हैं। उस समय किसानों को मजबूर किया जाता था कि वे अपना अनाज सरकारी दर पर व्यापारियों के हाथ बेचे, लेकिन मूल्य निश्चित होने के बावजूद आज के किसान अपनी उपज बेचने न बेचने के लिए स्वतंत्र है। सल्तनत काल में सरकारी गोदामों में अनाज रखे जाते थे, आज भी रखे जाते हैं। सल्तनत कालीन किसान केवल हल कुदाल से खेती करते थे, लेकिन आज के किसान यांत्रिक कृषि भी करने लगे हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।